माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। माधवराव सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की समीक्षा और संपूर्ण अध्ययन। माधवराव सप्रे का जीवन परिचय। 19 जून 1871। मृत्यु 23 अप्रैल 1926। पंडित माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी को पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। सप्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, व्याख्याता और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। सन 1900 में जब म्याथे, छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई। यह पत्रिका सिर्फ 3 साल ही चली। संपूर्ण गीता रहस्य, हिंदी, दासबोध और महाभारत का ज्ञान। रचनाएं: स्वदेशी एवं बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें। 3. हमारे सामाजिक मानव के कुछ विचार। 4. माधवराव सप्रे की कहानियाँ। संपादक देवी प्रसाद वर्मा। 5. हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन। 6. एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 7. एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फेल अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू होती है। 8. इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की मूल कहानी माना है। माधवराव सप्रे के जीवन संघर्ष, उनके साहित्य साधना, हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान, उनके राष्ट्रीय, निजी, समाज सेवा और राजनीतिक सक्रियता को याद करते हुए माखनलाल सेठी ने 11 सितंबर 1926 को कर्मवीर पत्रिका में लिखा था। पंडित माधवराव सप्रे के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति के सहायक निर्माता और उनमें राष्ट्रीय तेज स्थापना वाले, प्रदेश के गांवों में घूम घूम कर अपनी कलम से राष्ट्रों के मठ और विदेशी साहित्य से जिले हुए गरीबों का करुण क्रंदन बनाने वाले, धर्म में धांसू कर उन्हें राष्ट्रीय सेवा के लिए सशक्त बनाने वाले और अपनी प्रतिभा को सर्वथा आदर्श बनाने वाले, सर्वथा नागण्य बनकर अपने आसपास के लोगों और विचारधारा के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। सप्रे जी के कुछ अनमोल कथन कि मैं मराठी हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे गुण ही अभिमान है कि किसी भी हिंदी भाषा को हो सकता है। ख. जिस शिक्षा से रूमानी की वृत्ति जागृत नहीं होती, वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। जी. विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। एक गुड़िया भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का मुख्य बिंदु, समीक्षा और समीक्षा। यह एक बहुत ही छोटी और अनुकूल श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज ही की हकीकत से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में व्यवहार और साधु का चित्रांकन जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला को जमींदारी का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से
हिंदी की पहली कहानी के रूप में समझाया है। इसकी बताई गई भाषा को ठेठ देसी भाषा हिंदी बताया गया है। डॉक्टर सत्यकाम ने इसे पौराणिक कथा कहा है। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदारी के जुल्म की कहानी है। असल में यह मकान से लगाव की प्रति कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई। कहानी में सिर्फ 2 पात्र हैं, जमींदार और अनाथ विधवा। गौड़ पात्र, जमींदार का वकील और विधवा की पोती। कहानी का सारांश। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। युवा वर्ग के लोग हमेशा गरीबों और अनाथों का शोषण करते रहते हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवाओं के निवास पर कब्जा करती है। अनाथ विधवा का मार्मिक संग्रह जमीरी की ओर से खोल दिया गया है। मस्जिद का दिल बदल गया है और वह अपने कर्म पर आधारित विधवा को पुनः स्थापित कर देती है। जमींदारी के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हदा उस पत्थर तक बढ़ाने की चाहत हुई, उस झोपड़ी तक बढ़ाने की चाहत हुई। जमींदारी ने विधवा से बहुत बार कहा था कि उसने अपना पुनर्निर्माण लिया तो कई मस्जिदें से मस्जिद बसी थी। उनके प्रिय पति और एक लौता पुत्र की भी उसी मकान में झोपड़ी में मृत्यु हो गई। पतोहू यानी कि उसकी बहू भी एक 5 साल की लड़की को जन्म देकर 5 साल बाद चल बसी थी। अब यह पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपनी पहली स्थिति याद आ जाती थी तब वह मारे गए दुख से फूट फूट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है तब से वह मर गई थी। उस उपकरण से उसे इतनी सहमति थी कि वह वहाँ से देखना नहीं चाहता था कि जमींदार की इच्छा पूरी होने पर उसके दिवंगत मृतक की सी मृत्यु हो गई, पर वह स्टार्टअप के लिए तैयार नहीं हुई थी। पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयास विफल हो गए। तब जमींदार कोर्ट का सहारा लिया और अधिक संपत्ति पर और विधवा की संपत्ति पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकाला गया। संस्थान छोड़ने के बाद, झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़ा में ही रहना पड़ा। एक दिन जमीयत की मूर्ति को लेकर ताले के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां प्रवेश हुआ। जमींदारी उसे देखते ही नौकरों को निकालने के लिए कहती है, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह स्थापना हुई है, मैं उसे नहीं ले रहा हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। उन्होंने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है मेरी पोती ने अभी खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उन्हें बहुत बताया कि फिर भी वह एक नहीं मानी है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर ले जाऊंगा एक टोकरी भर मिट्टी उस झोपड़ी से और उसी से चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊं। यह धारणा है कि वह रोटी खाने का शौक़ रखते हैं। महाराज, आप इस दुकान में आज इस झोपड़ी में खाना खा सकते हैं।
श्रीमान ने आज्ञा दे दी। महाराज, क्या मैं इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी ले जा सकती हूँ? श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के अंदर वहाँ ही पुरानी बातें याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू की धारा बह गई। अपने आध्यात्मिक दुख को किसी तरह से संभाल कर झोपड़ी से मिट्टी भर ले। डॉक्टर बहुत भारी हो गया था। टोकरी बहुत भारी हो गया था, जिसे उन्होंने उठाया नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। महाराज, कृपया करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूं। पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठता। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर में कितना उठाओगे? आप ही इस पर विचार करेंगे। अनाथ विधवा का यह कथन आश्रम के समय जमींदार में सहज के विरुद्ध बहुत ही विद्रोह करता है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के नमूने बहुत सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने वास्तविकता और आदर्श को बड़े ही सहजता से सामने रखा है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को भी आवाज़ दी गई है। इंसान को अपने रास्ते से अधिक लालसा हो जाता है। मूलतः लेखक ने बड़ी ही अच्छी से छोटे से नक्शे को प्रभावशाली बनाया है। यही मजबूत पक्ष इस कहानी को हिंदी के सांकेतिक शब्दों में स्थान दिया गया है।